नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है न्यूटन अकेडमी पे। बच्चों, आज अपन बात करेंगे जेनेटिक्स की। किसकी बात करने वाले हैं आज अपन? जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो लाओ आओ आज अपन जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन किसको स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक्स को। बोले तो आनुवांशिकी की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो नीट का एग्ज़ाम है, या मैं कहूँ जो CU/CT वगैरह के एग्ज़ाम है, उन सब में जो जेनेटिक्स है, लगभग 4 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक का इसका वेटेज रहने वाला है। देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे कि जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स होती क्या है, जेनेटिक्स की अपन बात करेंगे। जेनेटिक्स आनुवांशिकी की आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, जेनेटिक्स को अपन जानेंगे आनुवांशिकी होती क्या है। तो बेटा मैं कहूँ कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत विभिन्नता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। देखो बेटा, मैं कहूँ कि वंशागति या बोले तो आनुवांशिकता बोले तो वेरिएशन या हेरिडिटी प्लस विभिन्नताएं बोले तो वेरिएशन, विभिन्नता बोले तो वेरिएशन की बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करेगी किस किस के बीच? वंशागति, हेरिडिटी और विभिन्नता के बीच क्या करेगी? डील करेगी। तो बेटा यहां से मैं बोलूं कि जो जेनेटिक्स है, जीव विज्ञान की वह शाखा, या अपन बात करेंगे आनुवांशिकी की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आनुवांशिकी की अपन बात करने वाले हैं कि जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स होती क्या है? देखो बेटा, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं वंशागति या आनुवांशिकता और विविधता की अपन बात करेंगे। तो मैं कहूँ कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता या मैं बोलूं वंशागति, या मैं क्या बोल सकता हूं? वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आई कि जेनेटिक्स के अंतर्गत अपन विभिन्नता और आनुवांशिकता का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो बेटा जी, अब अपन बात करेंगे सिलेबस की कि इस ब्रांच में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। या मैं बोलूं, अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रांच है, जैसे देखो ये ब्रांच है, सबसे पहले इसमें 2 चैप्टर आएंगे। जेनेटिक्स में अगर मैं बात करूं NCERT के अकॉर्डिंग तो 2 चैप्टर हैं। पहले क्या है कि दोनों चैप्टर को कंबाइंड ब्रांच में स्टडी किया जाता था, जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स। लेकिन बेटा जी आजकल अलग अलग ब्रांच के नाम से दोनों इंट्रोड्यूस हो गई है। जो पहली है, इसमें अपन पढ़ेंगे वंशागति के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? वंशागति के सिद्धांत। और जो दूसरी है, इसमें पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली वंशागति के सिद्धांत है, आजकल इसे ही बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। जो आजकल मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें केवल यही इंट्रोड्यूस करेंगे अपन। क्या? वंशागति के सिद्धांत। जो वंशागति का आणविक आधार है, इसको ले समझाने के लिए बेटा नई ब्रांच
आजकल इंट्रोड्यूस है जिस ब्रांच का नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी। क्या नाम है? मोलिकुलर बायोलॉजी। अरे बेटा क्या नाम है बताना। मोलिकुलर बायोलॉजी। मैं मोलिकुलर बायोलॉजी का यहाँ अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आज अपन बात करेंगे वंशागति के सिद्धांत की बात करेंगे। बेटा बहुत ज़बरदस्त यूनिट है, 5 से 7 क्वेश्चन हर बार लेके आती है, ये तो मिनिमम बताया मैंने आपको। अब देखो, अब अपन वंशागति के सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी देखिए, ये आपका बेहतरीन चैप्टर है वंशागति के सिद्धांत। वंशागति के सिद्धांत की अपन इसमें बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की अपन इसमें बात करने वाले हैं। तो बेटा जी सबसे पहले अपन जेनेटिक्स की बात हो गई। अब देखो, अब सबसे पहले जो नाम आए हैं कि उन्हीं को मैं लेके आता हूं, और आजकल इसी को बोलते हैं टुडे जेनेटिक्स। केवल आज की जो जेनेटिक्स है उसमें अपन एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, वंशागति के सिद्धांत। जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसका अलग ब्रांच हो गई, या जो वंशागति का आने का आधार है उसका अलग ब्रांच में अपन डिस्कस करेंगे। तो बेटा आइए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स शब्द है, कि जो जेनेटिक्स टर्म है, जेनेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द है। शब्द एक ग्रीक शब्द है। क्या है बेटा? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द है जिसका मतलब, जिसका अर्थ टू बिकम, या मैं कहूं टू ग्रो इनटू। टू ग्रो इनटू। बेटा जी देखो, यहां मैं कह सकता हूं संतति का बनना या संतति का बढ़ना। इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, जिसका मतलब होता है। अब अगली बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स शब्द है, जो जेनेटिक्स शब्द है वो डब्ल्यू बैटसन ने दिया। डब्ल्यू बैटसन ने दिया। ये बात हो गई किसकी? जेनेटिक्स की। अगली मैं बात करूं कि जो जेनेटिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जेनेटिक्स का मतलब होता है बेटा, अपन बात करेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या बोले हेरिडिटी। अभी थोड़ी देर में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी दोनों वर्ड सेम है या मतलब एक है या फिर अलग अलग है। इन सब बातों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। और बेटा जी अगला जो वर्ड है ये है वेरिएशन। क्या है जी? वेरिएशन। तो देखो, अब मैं आपको बता दूं, ये हो गया जेनेटिक्स का मीनिंग। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर आपने अभी जेनेटिक्स का मीनिंग तो समझा दिया, अब हमको इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशन का मीनिंग भी समझाइए। अब देखिए बेटा जी, सबसे पहले मान लो ये आपके पास कोई माता पिता है। क्या है? माता पिता। इन्हीं को अपन बोलेंगे पेरेंट्स, या मैं कह दूं इन्हीं को बोलते जनक, या इन्हीं को बोलेंगे पैतृक। इन सब नामों से जाने जाते हैं। बेटा इस यूनिट को अपन बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझते हुए अपन अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे मेरे। और फ्यूचर डॉक्टर्स, इस बार जेनेटिक्स का कितना गजब वेटेज था। आप मतलब एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा दूंगा भाई, बस मेहनत तेरे को करनी है। यहाँ से प्रॉपर क्लास लेने के बाद बढ़िया से रफ कॉपी में तू मेहनत करेगा, और अगर तूने मेहनत की तो मैं इतना दावा करता हूँ जेनेटिक्स का तू मास्टर होगा। क्या होगा? मास्टर। एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो देख कि माता पिता या जो पेरेंट्स या जनक है, इनसे क्या बनेगी? संतति। क्या बनी? संतति। इसे ही बोलते प्रोजेनी। क्या बोलेंगे? प्रोजेनी, या मैं कह दूं ओप स्प्रिंग। ओप स्प्रिंग। अब देख बेटा, यहां पे ये जो आपके माता पिता है और यहां से क्या बनी? संतति बनी। अब यहां से देख, इसमें क्या है? आनुवांशिक लक्षण। क्या है? आनुवांशिक लक्षण।
ये आनुवांशिक लक्षण यहाँ स्थानांतरित होंगे। कहाँ? ये स्थानांतरित होंगे। क्या हो गए? स्थानांतरित। तो मैं कह दूं कि जो आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण है बेटा जी, यही क्या कहलाता है? वंशागति। या मैं कह दूं आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का प्रक्रम वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है। ये बात हो गई किसकी? वंशागति की। बोले तो इनहेरिटेंस की बात यहां पर हो गई। अगली बात करते हैं बेटा, देख कि सर आनुवांशिकता क्या होती? फिर आप तो वंशागति का मतलब तो आपने समझा दिया। ये तो हो गई आपकी वंशागति। अब हमको आप ये बताओ आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता बोले तो हेरिडिटी, कि हेरिडिटी क्या होती है? अब देख बेटा, मैं बात करूं कि वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं। ये बात यहां पर हो गई। अब देख अगली बात करेंगे अपन नेक्स्ट, कि सर जो प्रक्रम है वो तो क्या है? वंशागति। और इस प्रक्रम का जो अध्ययन है वो क्या है? आनुवांशिकता, बोले तो हेरिडिटी। अब अगली बात करेंगे अपन विभिन्नता की। किसकी बात करेंगे बेटा? विभिन्नता की अपन बात करेंगे। विभिन्नता बोले तो बेटा जी वेरिएशन। किसकी बात करेंगे? वेरिएशन की अपन बातें करेंगे। देखो जी, वेरिएशन होता क्या है? मैं कह दूं कि संतति का अपने जनक की तुलना में अलग होना ही क्या कहलाता है? वेरिएशन। संतति का अपने जनकों की तुलना में परिवर्तन, संतति का अपने जनकों की तुलना में परिवर्तन होना एवं इन परिवर्तनों को विभिन्नताएं कहते हैं। या मैं कह दूं कि संतति का जनकों से अलग होना, ये जो अलग होने वाली जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नता। ये बात हो गई। अब देखो, अब बात करेंगे विभिन्नता के प्रकार की, कि जो विभिन्नता के सर ये प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पे बात करेंगे विभिन्नता के अपन प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकार की। तो देख बेटा, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। देख, पहला है कायिक विभिन्नता और दूसरा है जननिक विभिन्नता। पहला कौन सा बेटा? कायिक विभिन्नता। और अगली बात करेंगे तो जननिक विभिन्नता। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे अपन सोमेटिक वेरिएशन, इसे बोलेंगे जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन
और इसको बोलते हैं बेटा जी जर्मिनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? जर्मिनल वेरिएशन। अब बात करेंगे जो कायिक विभिन्नताएं हैं ये क्या होती है। अब देखो, या मैं कह दूं कि जीवों की जीवों की आकारिकी में परिवर्तनों को ही कायिक विभिन्नता कहते हैं। परिवर्तनों को ही कायिक विभिन्नता कहते हैं। कायिक विभिन्नता कहते हैं। यह विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती। ये बात होगी किसकी? कायिक विभिन्नताओं की। जैसे मान लो मैं कहूँ किसी का जन्म लेने के बाद जो भी परिवर्तन हो, या देह, हमारा जो शरीर है, देह है, इस देह में कोई भी परिवर्तन हो उसे क्या कहेंगे? कायिक विभिन्नताएं। अब बात करते हैं जनिक विभिन्नताओं की। मैं कहूँ कि जीवों के जन्म द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों को जननिक विभिन्नता कहते हैं। जननिक विभिन्नता कहते हैं। अगली बात करते हैं अपन, यह वंशानुगत होती है। यह कैसी होती है? वंशानुगत होती है। अब अपन बात करेंगे जो कायिक विभिन्नता है या जो जननिक विभिन्नता है, इसके प्रकार की बात करेंगे। जो जननिक विभिन्नता है ये कितने प्रकार की होगी? तो बेटा जी ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सतत, एक होती है असतत। पहली बात करते हैं सतत विभिन्नताएं, और दूसरी बात करेंगे असतत विभिन्नता की। किसकी बात करेंगे? असतत विभिन्नता की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जी अपन बात करेंगे किसकी? सतत विभिन्नता की। तो मैं कहूँ यह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती है। या मैं कहूँ यह विभिन्नताएं लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन के कारण छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, जिससे क्या होती है? सतत विभिन्नताएं होती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें जीन विनिमय होता है। और इस जीन विनिमय के कारण
और इस जीन विनिमय के कारण सतत विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। सतत विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। अब अपन आगे बात करेंगे किसकी? असतत विभिन्नता की। तो जो असतत विभिन्नता है वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय हो सकती है। तो मैं कहूँ कि जीवों में अचानक उत्पन्न होती है। अचानक उत्पन्न होती है। होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती। यह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती। लिखो यह विभिन्नताएं उत्परिवर्तन के कारण होती है। उत्परिवर्तन के कारण होती है। कारण होती है। और आपको पता है बेटा जी, अचानक हुए परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं। बाद में आगे चल के इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे किसकी? उत्परिवर्तन की। अब बेटा जी आगे मैं बात करूं, ये बात हो गई किसकी? इसकी। अब अगली हेडिंग है आनुवांशिकी का इतिहास। आनुवांशिकी का इतिहास की अपन बात करेंगे। आनुवांशिकी के इतिहास की अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं या मैं बोलूं आनुवांशिकी के पिता। आनुवांशिकी के पिता की अपन बात करेंगे। तो जो आनुवांशिकी के पिता हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगली बात करेंगे अपन आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। तो बेटा जी आधुनिक आनुवांशिकी के पिता है डब्ल्यू बैडसन। कौन है? डब्ल्यू बैडसन। उसके बाद अगली बात करेंगे प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता। प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता। तो जो प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता है वो है टी.एच. मॉर्गन। कौन है? टी.एच. मॉर्गन साहब। ये बात हो गई। अगली बात करेंगे मानव आनुवांशिकी के पिता। मानव आनुवांशिकी के पिता। मानव आनुवांशिकी के पिता की अपन बात करेंगे। तो जो मानव आनुवांशिकी के पिता है वो है ए गेरार्ड। ए गेरार्ड। अगली बात करेंगे अपन साइटो आनुवांशिकी के पिता। साइटो आनुवांशिकी के पिता। तो जो साइटो आनुवांशिकी के पिता हैं वो है मूलर। कौन है बेटा? मूलर। ये यहाँ पर बात होती है। अब अपन अगली बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो आनुवांशिकी के काल। अगली बात करेंगे अपन आनुवांशिकी के काल की बात करेंगे, या मैं कहूँ टाइम पीरियड ऑफ जेनेटिक्स। टाइम पीरियड ऑफ जेनेटिक्स की अपन बातें करेंगे। देखो जेनेटिक्स के टाइम पीरियड की अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं
कि जेनेटिक्स को, आनुवांशिकी को 3 कालों में, आनुवांशिकी को 3 कालों में वर्गीकृत किया गया। 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो बेटा, जो 3 काल कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला काल है पूर्व मेंडेलियन काल। पूर्व मेंडेलियन काल। इसके बाद वाला जो काल आएगा वो आएगा मेंडेलियन काल। मेंडेलियन 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 काल। कौन सा काल आएगा? मेंडेलियन काल। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएगा पश्य मेंडेलियन काल। पश्य मेंडेलियन काल। पश्य मेंडेलियन काल की अपन बात करेंगे। तो देखो जी, जो पूर्व मेंडेलियन काल है, इसमें जो थ्योरियाँ दी गई वो थ्योरी लाइक बिगेट्स लाइक के आधार पे दी गई। लाइक बिगेट्स लाइक के आधार पे दी गई। इसका मीनिंग क्या होता है कि समान जीव अपने समान जीव को वर्गीकृत या उत्पन्न करता है। इस आधार पर जो बातें हुई वो बातें हुई पूर्व मेंडेलियन काल में। किसमें बातें हुई? पूर्व मेंडेलियन काल में बातें हुई। वो बातें अपनी कोई मतलब की नहीं है। सब बातें ऐसी बातें हैं, अगर उस ज़माने में आपका भी जन्म हुआ था तो आप भी आज एक साइंटिस्ट के रूप में पढ़ रहे होते। जो भी मन में आई वही बात बोल दी, या मैं कहूँ एक प्रकार से फिलोसफी की सी बातें की गई थी जो अपने काम की नहीं है, ना ही वो एग्ज़ाम में पूछता है। 1-2 बातें तो मैं लिखवा दूंगा, एग्ज़ाम में पूछता है। और इसी काल में क्या हुआ? मेंडल का जन्म हुआ और इसी में आनुवांशिकी या मेंडल के नियम आए। इसी में मेंडल के निष्कर्ष आए। मेंडल के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। और ये वाला जो पश्य मेंडलियन काल है, ये मेंडल के बाद वाला काल है बेटा जी, जिसमें जैसे लिंकेज दिया गया। क्या दिया गया? लिंकेज। किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने समझाया लिंकेज को। या मैं कह दूं लिंग संलग्नता दी गई। जो भी मतलब इसके बाद की बातें, वो सारी बातें कहाँ आएंगी? पश्य मेंडेलियन में। और पूर्व मेंडेलियन की 1 या 2 थ्योरी काम की है जो अपन पढ़ लेते हैं, और तो बाकी कोई काम की है नहीं। अब देखो, अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पूर्व मेंडेलियन काल को पढ़ते हैं। पूर्व मेंडेलियन काल को अपन पढ़ते हैं। प्री मेंडेलियन टाइम, या मैं कहूँ प्री मेंडेलियन। कौन सा काल है? प्री मेंडेलियन काल है। अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्री मेंडेलियन टाइम पीरियड। किसको डिस्कस करेंगे अपन? प्री मेंडेलियन टाइम पीरियड को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा जी, मैं बात करूं इस काल में लाइक बिगेट्स लाइक के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। सिद्धांत प्रस्तुत किए गए जो अपने काम के सिद्धांतों पढ़ते हैं। इसमें अपन एक थ्योरी पढ़ेंगे, पैनजेनेसिस थ्योरी या पैनजेनेसिस सिद्धांत। पैनजेनेसिस
सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। डार्विन। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का निर्माण पेंजिन से हुआ है। पेंजिन से हुआ है। और पेंजिन बोलते तो एक प्रकार से स्पोर। पेंजिन बोले तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं स्पोर। अगली बात करेंगे अपन। अगली बात करें तो अगला जो सिद्धांत है वो है वीजमैन सिद्धांत। वीजमैन सिद्धांत। इस सिद्धांत ने काम की बातें बोली थी। इस सिद्धांत को जर्म प्लाज्म सिद्धांत के, जर्म प्लाज्म सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इस सिद्धांत ने क्या बात बोली? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का निर्माण बोले तो जर्म प्लाज्म से होता है, से होता है। ये जो दो थ्योरी थी बेटा, ये थ्योरी काम की थी और इन्हीं थ्योरियों के आधार पर जेनेटिक्स की नींव रखी गई। बाकी जो थ्योरियां कोई काम की नहीं है। अगली बात करते हैं अपन डिस्कस करते हैं। अपन डिस्कस करेंगे मेंडेलियन काल को। किसको डिस्कस करेंगे? मेंडेलियन काल को अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस काल में किसका जन्म हुआ? मेंडल का जन्म हुआ था। इस काल में मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल का जन्म हुआ एवं मेंडल ने आनुवांशिकी को समझाया। आनुवांशिकी को, आनुवांशिकी को समझाया। आनुवांशिकी को समझाया। अब अपन बात करते हैं बेटा, मेंडल की आत्मकथा पढ़ेंगे थोड़ी देर। क्या पढ़ेंगे मैडम? मेंडल की आत्मकथा। तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे मेंडल की जीवनी। क्या पढ़ेंगे? मेंडल की जीवनी। बस केवल इम्पोर्टेंट बातें अपन पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, आपको मैं कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी जब समझ में आ जाए तो बताना आप मुझे, और उस कहानी से आपको मेंडल की जीवनी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बेटा, एक देश होता है, उस देश में एक राज्य होता है, उस राज्य में एक गांव होता है। उस गांव में एक शख्स होता है जो बेहद गरीब होता है। उसके घर पे एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के कुछ समय के बाद उसका पिता इस दुनिया से चला जाता है। मतलब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे से इस पिता की मृत्यु का दुख झेला नहीं गया। जिसका पिता बचपन में गुजर जाए, उस बच्चे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ना तो इसके पास कोई पैसा था, ना इसकी फैमिली कोई ज़्यादा स्ट्रांग थी। मेंडल भी तैयार था एक दर दर की ठोकरें खाने के लिए। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो गांव वाले उससे इम्प्रेस होते हैं, और इम्प्रेस होकर गांव वाले सोचते हैं कि ये बेचारा गरीब लड़का है, ये लड़का अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है, ये कैसे अपना जीवन यापन करेगा। क्यों ना अपन जो अपने कस्बे में जो मंदिर है, इस मंदिर का एक साधु नियुक्त कर देते हैं। क्या नियुक्त कर देते हैं? साधु नियुक्त कर देते हैं।
वहाँ पर उसको एक साधु नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के बाद वो वहाँ पर भगवान की देखरेख करता है या भगवान की सेवा करता है। जो भी उससे भजन भाव होते हैं वो भजन भाव वो करता है, मन लगा के भजन भाव करता है। और भजन करने के उपरांत जो उसके पास टाइम बचता है, उस टाइम का सदुपयोग करने के लिए उस मंदिर का एक स्कूल होता है, उस स्कूल में वो पढ़ाने लगता है। ऐसा कहते हैं लगभग इस बालक ने काफ़ी समय पढ़ाया, लगभग 13-14 साल इसने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद एक दिन की बात होती है, वो बालक अपने गार्डन में बैठा हुआ था और वहाँ उसको एक फली हाथ लगी। वो फली थी मटर की, और उसको लेकर उसने 7 साल काम किए और वहीं से उसने जेनेटिक्स के निष्कर्षों को समझाया। तो बेटा अब आपको पता है वो बालक कौन था? उस बालक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? पूरा नाम है इसका ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या पता है आपको उस बालक का जन्म कब हुआ था? बताइए। DOB, डेट ऑफ बर्थ। 22 जुलाई 1822। DOD, उसकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884। लगभग ये शताब्दी हो गई, 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी हो गई? 19वीं शताब्दी। आपको पता है उसके गांव का नाम क्या था? गांव उसका सिलीसिया था। क्या था? सिलीसिया। और जो राज्य था वो राज्य का नाम था हेजिनड्रोफ। हेजिनड्रोफ। और पता है वो देश कौन सा था? वो देश था बेटा ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। और पता आपने जो वो मैंने बोला था वो साधु बनाया था, वो मैं कहूँ मेंडल को पिता की मृत्यु के पश्चात ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे मान लो हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में जो मौलाना साहब होते हैं, वैसे ही जो ईसाई होते क्रिश्चियन, उनके अंदर उसको बोलते पादरी। तो मेंडल को उस चर्च में क्या बनाया गया? पादरी बनाया गया। वो चर्च कहाँ पे था? ब्रुन सिटी। कहाँ पे था? ब्रुन शहर का चर्च था। बस केवल ये बातें अपने को मेंडल की जीवनी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं इसके अलावा बातें करूं कि मेंडल ने अपने लेख कब प्रकाशित किए, मेंडल ने मतलब संकरण के प्रयोग कब किए? संकरण के प्रयोग लगभग 1857 से लेकर 1863, लगभग 7 वर्ष तक इसने काम किया। कुछ किताबों में 56 भी लिखा हो सकता है, यहाँ से 1856 भी लिखा हो सकता है। इसकी टेंशन आपको नहीं करनी। अब उसके लगभग लेख प्रकाशित कब हुए? मेंडल के लेख प्रकाशन कब हुए? 1866 में क्या हुए? इसके लेख प्रकाशित हुए। अगली बात करते हैं अपन। मेंडल ने उद्यान मटर बोले तो पाइसम सटाइवम पर अपने संकरण के प्रयोग की।
बस केवल इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा कहते हैं बेटा जी कि मेंडल सबसे पहले असफल क्यों हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंडल की असफलता के कारण। किसकी बात करते हैं? मेंडल की असफलता के कारण कि 19वीं शताब्दी में बंदे ने संगणक के प्रयोग कर दिए थे, लेकिन वो फिर भी असफल क्यों हुआ। तो यहां पे अपन एक बात लिख देते हैं, बात लिखते हैं, मेंडल ने संकरण के प्रयोग किए और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और अपने आनुवांशिकी के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। लेकिन मेंडल असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन मेंडल लोगों को समझाने में असफल हुआ। लोगों को 19वीं शताब्दी में समझाने में असफल रहा। अब अपन बात करते हैं कि मेंडल की असफलता के कारण। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेंडल की असफलता के कारण के अपन चर्चा करते हैं। असफलता के कारण के अपन चर्चा करते हैं। पहला कारण, मेंडल के समय में संचार सुविधाएं अच्छी नहीं थी। मतलब भाई साहब, जैसे तुम्हारी तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये नहीं थे मेंडल के समय। उस टाइम तो फोन हुआ करता था घुमाने वाला। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भी मान लो किसी हीरो का खबरी होता है, वो कोई इंपॉर्टेंट खबर लाता है, उसके पीछे गुंडे पड़ते हैं, तो एसटीडी बूथ में जाके वो एक डब्बा सा होता है, उस डब्बे में ऐसे सर्कल होता है, उस सर्कल को घुमा घुमा के नंबर लगाता है। वैसा फोन हुआ करता था। आपके ज़माने तो भाई साहब व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, टिंडर आ गया, कई सोशल मीडिया साइट आ गई। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात। अगली बात करते हैं, मेंडल ने गणित का उच्चतम स्तर प्रयोग में लिया, जो उस समय के लोगों के लिए नया था। उस समय के लोगों के लिए नया था। दो कारण। मेंडल ने जिस समय अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, उस समय के सभी वैज्ञानिक
सभी वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत जातियों की उत्पत्ति को समझने में लगे हुए थे। अगले कारण की बात करते हैं कि मेंडल ने अपना लेख जिस पुस्तिका में प्रस्तुत किया वह केवल ब्रुन शहर तक ही सीमित थी। और लास्ट कारण नंबर 5, मेंडल लक्षणों की अभिव्यक्ति के कारक को समझाने में असफल रहा। मतलब मेंडल बता रहा था कि लक्षणों की अभिव्यक्ति कुछ कारकों से होती है, लेकिन वो ये समझा नहीं पा रहा था कि ये कारक होते क्या हैं और ये कारक काम कैसे करते हैं, ये कारक कैसे लक्षण को किसी को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं करते। ये बात मेंडल केवल बता पा रहा था कि कुछ होता है भाई, लेकिन ये बता नहीं पा रहा था कि वो कुछ क्या होता है। तो केवल कारक बता रहा था, इस चीज को समझाने में असफल रहा। अगली अपन बात करते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण। अगली अपन बात करेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण की बात करेंगे बेटा जी। अपन देखो कि भाई साहब मेंडल बाद में जब 1900 में 3 साइंटिस्ट आए तब मेंडल सफल हुआ। इस सफलता के पीछे क्या कारण थे, इसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि सन 1900 में पुणे मेंडल का जन्म हुआ। बोले तो 3 वैज्ञानिक थे, वो आए और उन्होंने बताया, उन्होंने अलग अलग प्लांट पे काम करे थे तीनों साइंटिस्ट, और जब देखा तो उनके तीनों के निष्कर्ष क्या थे, समान। और देखा कि भाई साहब हम जो 1900 में काम कर रहे हैं वो 1856 से लेकर या 57 से लेकर 63 तक कोई बंदा करके जा चुका। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना इस बंदे को ही पूरा क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि हकीकत में काम तो इसने किया है। और वहीं से हाथ लगे कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। सबसे पहले बात करते हो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने पुणे मेंडलवाद दिया था। मैं कह दूं पुणे मेंडलवाद 3 वैज्ञानिकों ने दिया। 3 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। तो ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, इनकी अपन बात करते हैं। देखो जी 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं हॉलैंड का हुगो डी वरीज। हॉलैंड का तो कौन था, हुगो डी वरीज। अगली बात करते हैं जर्मनी का कॉल कोरेंस। जर्मनी का कौन था, कार्ल कोरेंस। और ऑस्ट्रिया का कौन था, या ऑस्ट्रेलिया, कुछ किताबों में ऑस्ट्रिया लिखा होता है, कुछ में ऑस्ट्रिया लिख देते हैं। जो ऑस्ट्रिया है या ऑस्ट्रिया, उसका था इरिकोन शेरमार्क। ऑस्ट्रिया या मैं कह दूं ऑस्ट्रेलिया। कहीं कहीं मैं ऑस्ट्रिया देखता हूँ, कहीं कहीं ऑस्ट्रिया देखता हूँ। तो इसका साइंटिस्ट का नाम है इरिक ओन शेरमार्क।
इरिक ऑन शेरमार्क। भाई साहब तीनों अलग अलग पादप पे काम कर रहे थे। ये भाई साहब काम कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज पर। किस पर? इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज पर ये काम कर रहे थे। कालकोरेंस है, ये मक्का पे काम कर रहे थे। और इरिकोन शेरमार्क अलग अलग पुष्पीय पादपों पे काम कर रहे थे। अलग अलग पुष्पीय पादपों पे ये काम कर रहे थे। और इन्होंने समझाया कि मेंडल असफल नहीं था, मेंडल एक सफल व्यक्ति था। और बाद में दिए गए कि मेंडल आखिर क्यों सफल था, इन बातों को अपन जानते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए अपन यहां बात करते हैं सबसे पहले मेंडल की सफलता के कारण की बात करते हैं। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण सबसे पहले मेंडल भाग्यशाली था क्योंकि उसको मटर जैसा पादप मिला। और मटर पर आपको पता है बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिसलिए उसको आनुवंशिकी का प्रयोग करने में काफ़ी सुविधा हुई। अब देखो सबसे पहली बात करते हैं, मेंडल सौभाग्यशाली था। मेंडल सौभाग्यशाली था, सौभाग्यशाली था जो उसको मटर का पादप मिला। मटर का पादप मिला क्योंकि मटर के पादप में, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं। अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं। अगली बात करेंगे, अभी अपन समझेंगे विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। अगली बात करेंगे अपन नंबर 2 कि मटर के पादप में स्वपरागण व परपरागण आसानी से होता है, आसानी से होता है। ये बात भी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगली बात करते हैं कि मेंडल ने एक समय पर एक ही प्रयोग पर काम किया, एक ही प्रयोग पर काम किया और अपने प्रयोगों का लेखा जोखा और अपने प्रयोगों का लेखा जोखा रखा, लेखा जोखा रखा। 3 बात। अगली बात कि मेंडल ने गणित का रास्ता अपनाया। मेंडल ने गणित का रास्ता अपनाया। हर एक चीज़ को बिल्कुल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन तो मेंडल ने भाई साहब बातें नहीं की। सारी कैलकुलेशन अपनी कॉपी पेन लेके की, तुम्हारी तरह हवा में बात नहीं की। तभी तो उसने प्रयोग दे दिए कि मेंडल ने गणित का रास्ता अपनाया। ये क्या थे? मेंडल की सफलता के कारण थे, इसलिए मेंडल सफल हुआ। और जो मटर था भाई साहब उसका नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। क्या नाम था? कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट, उसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। इसे बोलते हैं उद्यान मटर। क्या बोलते हैं? उद्यान मटर। ये बात हो गई।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेंडल की बात हो गई। अब अपन जानेंगे कि मेंडल के बाद रीमेंडलिज्म आया, उसके बाद सैलगंत आई। ये सब बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनको बाद में अपन डिटेल से देखेंगे। अब बेटा जो आनुवांशिकी है वो तो बस केवल इतना ही कंसेप्ट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरित होने का जो प्रक्रम है ये क्या है, वंशागति। और अगर इसका कोई अध्ययन कर ले वो क्या है, आनुवांशिकता। और जो नई पीढ़ी में जो कैरेक्टर गए हैं वो कुछ ना कुछ विभिन्नता लेकर गए हैं, और कंबाइंड रूप से जो ब्रांच इसको डील करती है वो है आनुवांशिकी। अब हमको कैसे हमारे पर्सन में इसको अप्लाई करना है, या हमको हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अब अपन इसको जानेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानते हैं या बेसिक शब्दावली जानते हैं, जिसको समझ के ही अपन आनुवांशिक में कुछ कर सकते हैं। तो आइए बेटा जी, आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अपन बात करेंगे आनुवांशिक शब्दावली की। आनुवांशिक शब्दावली की बात करेंगे। कुछ जेनेटिक्स के टूल हैं, अगर टूल आपके हाथ लग गए तो जेनेटिक्स बहुत आसान और बहुत प्यारी यूनिट है, आप एक एक क्वेश्चन इसका सोल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं टूल की। तो मैं यहां लिख दूं कि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, क्या बोलेंगे इसको, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। अब देखो, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की अपन बात करेंगे। कुछ नाम है, बहुत प्यारे प्यारे नाम है, बस उनको आपको याद रखना है। सबसे पहला नाम बात करेंगे अपन कि लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि लक्षण हो गए आनुवांशिक लक्षण, ट्रेट या बोले तो वैशेषक, ये क्या होते हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे अपन जीन। नंबर 5 बात करेंगे एलील। नंबर 6 बात करेंगे अपन प्रभावी व अप्रभावी एलील। अगली अपन बात करेंगे समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। विषम युग्मजी। अगली अपन बात करेंगे पन्नेट वर्ग। उसके बाद अपन बात करेंगे F1 एंड F2 पीडी। उसके बाद अपन बात करेंगे संकरण। 11 नंबर पर अपन बात करेंगे संकर। 12 नंबर पर अपन बात करेंगे संकर ओज। फिर बात करेंगे अपन अंतःप्रजनन औषधन। चौदह नंबर पे अपन बात करेंगे स्वपरागण व परपरागण। 15 नंबर पे अपन बात करेंगे जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप। 16 नंबर पे अपन बात करेंगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की बात हो गई। अगली अपन बात करेंगे युग्मकों का निर्माण। और 17 नंबर पे अपन बात करेंगे व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस, ये अपन बातें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन बिल्कुल जेनेटिक्स के अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद अपन जेनेटिक्स के एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आओ बेटा, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे लक्षण की। लक्षण बोले तो करैक्टर
कैरेक्टर की अपन बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कैरेक्टर? मैं कहूँ कि किसी भी जीव की कोई भी विशेषता क्या कहलाती है? लक्षण। किसी भी जीव की कोई भी विशेषता लक्षण कहलाती है। लक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? लक्षण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो जो पादप है उसकी ऊंचाई हो गई, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गई, बीज का रंग हो गया, बीज का आकार, ये सब क्या है? लक्षण। क्या है? लक्षण। अब अगली बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। नंबर 2 अपन बात करेंगे आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? मैं कहूं यदि लक्षण किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो अगर कोई भी मान लो लक्षण जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जैसे मान लो कोई जीन है, इसके द्वारा कोई लक्षण नियंत्रित हो रहे हैं, तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण बोलेंगे। जैसे अभी मैंने बात की थी, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये कैसे लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है। कैसे लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है। 2 बातें हो गई। अब नंबर 3 अपन बात करते हैं ट्रेट्स। नंबर 3 अपन बात करेंगे ट्रेट या वैशेषिक की अपन बात करते हैं, या मैं कहूं कि विपर्यासी लक्षणों को क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेट। यहां पर अपन बोलेंगे विपर्यासी लक्षणों को ट्रेट कहते हैं। को ट्रेट या वैशेषिक कहते हैं। वैशेषिक कहते हैं। या मैं दूसरी डेफिनेशन बोल दूं कि लक्षणों के विपरीत प्रकार को ट्रेट कहते हैं। विपरीत प्रकार को ट्रेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं यहां पर, जैसे पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई, ये एक आनुवांशिक लक्षण है। क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। अब इस लक्षण के 2 प्रकार हैं। मैं कह सकता हूं कि ये पादप लंबा भी हो सकता है या बोना भी हो सकता है। जो ये लंबा है इसको मैं दिखाऊंगा कैपिटल टी, इसको दिखाऊंगा स्मॉल टी। तो जनाब ये जो लक्षण के प्रकार हैं या जो विपर्यासी लक्षण है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेट। ये दोनों क्या है? ट्रेट है। अगला एग्जाम्पल लीजिए। अगले एग्जाम्पल की मैं चर्चा करता हूं। अगला एग्जाम्पल मैं बोल दूं बीज का आकार। बीज का आकार। अब ये आकार कैसा हो सकता है? गोल भी हो सकता है,
और झुर्रीदार भी हो सकता है। यदि आकार गोल होगा तो आप इसको क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो कैपिटल आर, और झुर्रीदार होगा तो स्मॉल आर। ये क्या हो गए दोनों? ट्रेट। क्या हो गए? ट्रेट या वैशेषक हो गई। तो बेटा अगली क्लास में अपन बात करेंगे, इससे जो आगे की जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या जाना? अपन ने जेनेटिक्स को समझा कि जेनेटिक्स जो ब्रांच है ये क्या होती है। पहले के ज़माने में इस ब्रांच में कितने चैप्टर इंट्रोड्यूस होते थे, आज इस ब्रांच में कितने चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद अपन ने जाना कि जो जेनेटिक्स है ये टर्म कहाँ से प्रपोज हुई। उसके बाद अपन ने डेफिनेशन पढ़ी इसकी। उसके बाद अपन ने हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ा कि जेनेटिक्स का फादर कौन है, या मैं कहूँ मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है। इन सब बातों की अपन ने क्या की? चर्चा की। इसके बाद अपन ने टाइम पीरियड ऑफ जेनेटिक्स को समझा कि जेनेटिक्स 3 टाइम पीरियड में डिवाइड की गई है, प्री मेंडलियन, मेंडलियन, पोस्ट मेंडलियन। प्री मेंडलियन में बातें जो बोली गई है वो लाइक बिगेट्स लाइक को लेके बातें बोली गई है। उसके बाद मेंडलियन टाइम पीरियड में मेंडल आया और मेंडल ने अलग अलग बातें समझाई, लोगों के सामने रखा कि संकरण के प्रयोग करके उनको बताया कि ये आनुवांशिक या जेनेटिक्स होती क्या है, इसके निष्कर्ष दिए थे। मेंडल ने अपनी तरफ से कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया था। इसकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। और इसके बाद अपन ने बात किया पोस्ट मेंडलियन काल और री मेंडलियन समझा, मेंडल की जीवनी पढ़ी, मेंडल उस जमाने में असफल क्यों था और इस जमाने में सफल क्यों हुआ, इन सब कारणों को अपन ने जाना। और उसके बाद अपन ने आनुवांशिक शब्दावली या जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कैरेक्टर, लक्षण। 2 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा? जेनेटिक कैरेक्टर, बोले तो आनुवांशिक लक्षण। और 3 नंबर पे अपन ने पढ़ लिया ट्रेट, या मैं कहूँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या मैं बोलूँ वैशेषक, या मैं कहूँ एक प्रकार से किसी लक्षण की जो विशेषताओं की टाइप है वही क्या है? ट्रेट है। और अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।